नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बताते चले कि राज्यों में आने के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि राज्यों में आने के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण के दर में आई गिरावट है। आपको बताते चले जिस तरीके से पहले कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, अब इन मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। नई गाइडलाइंस में रहेगी व्यवस्थाएं। अब जो नई गाइडलाइंस है अब जारी कर दी गई हैं, जिसमें आपको बताते चले कि आरटी-पीसीआर की बाध्यता को खत्म करेगी सरकार। यानी कि पहले आरटी-पीसीआर जो रिपोर्ट है वो लाना जरूरी था, लेकिन अब राज्यों में आने के लिए आरटी-पीसीआर की जरूरत नहीं है। और उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री यानी कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के नवनिर्वाचित बोर्ड के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यूनियन सहकारिता के प्रशिक्षण के मामले में तेजी लाएं और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करें। उन्होंने नवनिर्वाचित बोर्ड को भरोसा दिलाया है कि सरकार उन्हें कामों को सहयोग प्रदान करेगी। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री ने कहा है कि सहकारिता विभाग ने 4.5 साल में तमाम तरह के प्रदेश में बदलाव लाए हैं। कोऑपरेटिव जो बैंक है और साथ ही आपको बताते चले कि एनपीएन की अच्छी वसूली की गई है और साथ ही पारदर्शिता से आईबीपीएस के माध्यम से नियमितियां कराई जाएंगी और काफी संख्या में नई बैंक शाखाएं खोली हैं और 13 महिला शाखाएं प्रदेश में खोली गई हैं। डॉक्टर रावत ने कहा है कि उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने पैक्स को लेकर यहां पर आगे बढ़ा है। तो आपको बताते चले इसको लेकर यहां पर मीटिंग की गई है और कई बैंकें स्थापित की गई हैं, जिसको लेकर ये अहम बैठक की गई है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है कि एक कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया है और मंत्रालय बनाने के साथ साथ में गृह मंत्री जी को इसका मंत्री बनाया गया है। आज उत्तराखंड कोऑपरेटिव हमारा जो यूनियन लिमिटेड है उसके कल चुनाव हुए हैं और हमारे राम मल्होत्रा जी उसके निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, शैलेंद्र बिष्ट जी हमारे उसके उपाध्यक्ष बने हैं और मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूं। जितने डायरेक्टर बने उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमारे पैक से लेके और प्रदेश तक हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आए हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदों पे बैठे हैं तो आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में लगभग 70 करोड़ रुपये मुनाफे में एक बड़ी छलांग हमने लोगों ने लगाई है और मैं अपनी ओर से इनको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप दोनों लोग अच्छा काम करेंगे जो हमारा निर्वाचन मंडल चुन। और उधर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनेशपुर गुलरभोज मंडल के कार्य समिति की बैठक हुई है और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अरविंद ने यहां पर शिरकत की है। उनका कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा के जो नीतियां हैं उसके बारे में आम लोगों को बताएं और साथ ही इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है प्रदेश में। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाहरी आगे साथ ही आपको बताते चले अरविंद पांडे ने जमकर आम आदमी पार्टी की इस दौरान यहां पर निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों को गुमराह कर रही है। तो आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको आम आदमी पार्टी गुमराह कर रही है और 2022 के विधानसभा के लिए उन्होंने यहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संविधान है उस संविधान के तहत समय समय पर बैठकें होती रहती हैं
जिससे संगठन मजबूत किया जाए और जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा है, राष्ट्रीय एजेंडा को आम जनता तक पहुंचाया जाए। इसे निमित्त जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, मंडल कार्य समिति, यह संगठन के संविधान का एक हिस्सा है। उसी के तहत आज बैठक हुई और दिनेशपुर मंडल की जो बैठक हुई, मैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि 100% जो इस मंडल की कार्य समिति में जो लोग अपेक्षित थे, वो 100% उनकी संख्या यहाँ आई। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित योजना की शुरुआत की गई है, ताकि महिलाओं व नानीहालों को यहाँ पर, नौनिहाल जो हैं उनको यहाँ पर पौष्टिक आहार मिल सके। और इस योजना गांव में बाल विकास परियोजना की तरह से दर्जनों महिलाओं को इस किट का वितरण किया गया है। अंतर्गत आपको बताते चले कि इस दौरान बालिकाओं को जन्म देने वाली माताओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें पौष्टिक आहार और आंवला जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। और वहीं बाल विकास परियोजना की CDPO अंजू यहां पर महिलाओं को पौष्टिक आहार संबंधी जानकारी अवगत कराती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। आज जूनियर प्राइमरी स्कूल तेलीवाला में सरकार द्वारा चलाई जा रही महालक्ष्मी योजना के तहत मैं वार्ड नंबर 15 सभासद होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने भी प्रतिभाग किया है। और इस तरह की योजनाओं से जो है हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो फ़ायदा पहुंचेगा ही, और साथ साथ जो महिलाएं हैं जो कुपोषित का शिकार हैं, जिनको जो है पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इस किट में वो सब मौजूद है। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ का हमारे क्षेत्र को जो है फ़ायदा पहुंचेगा। और जहां सरकार आपको बताते चले सड़कों का जाल बिछाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है, तो वहीं डोईवाला में शहर के नजदीक पक्की सड़क ना बनने से स्थानीय लोग खासा नाराज हैं। मामला चंदमरी का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाले लोग वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बरसात के कारण यहां पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में कच्चे रास्ते तालाब बन जाते हैं और इनमें पानी भर जाता है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं राहगीरों को आने जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और रास्तों में कीचड़ की वजह से यहां पर बाइक सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो जाते हैं। रास्ते में कीचड़ अधिक होने की वजह से लोग अपने घरों तक अपनी बाइक नहीं ले जा पा रहे हैं और रास्ते में अपने वाहनों को खड़ा करने पर मजबूर हो रहे हैं। जब मकान बन रहे धीरे धीरे तो क्या हो रहा है, ये पानी जमा हो रहा है, तो जहाँ पे पानी जमा हो रहा है वहीं से मिट्टी उठट जा रही है और फिर ये क्या पूरा गड्ढा हो जा रहा है। तो यहाँ रात को भी जाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे बच्चे आए या मेरी तो खैर दुकान है यहाँ पे आगे भी, तो हमारे रात दिन का काम होता है। परसों की मैं बात बताऊँ, एक तो मैं यहाँ से आ रहा था, बारिश हो रही थी, तो मैं यहाँ से गया तो वहाँ पर क्या जाने पाए क्योंकि पानी पूरा। फिर मैं उधर पीछे से भी घूम के आया, पीछे भी ऐसा था। फिर मुझे मजबूरी में मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी पड़ी दूसरे क्या, फिर मुझे पैदल जाना पड़ा। मतलब छोटी सी माचिस की तिल्ली भी ले अगर जाना पड़े तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, मतलब आ नहीं सकता बंदा, ये दिक्कत है। हाँ, आश्वासन मिला सिर्फ ना, तो उन्होंने ये भी बोला कि क्या लंबी है, तो हमने बोला चलो कोई नहीं 100-200 मीटर करके थोड़ा थोड़ा करके करो, लेकिन अभी तक वही 4-5 महीने तो वही हो गए और अभी। और उधर उत्तराखंड चारधाम यात्रा को हाईकोर्ट के आदेशानुसार और उत्तराखंड सरकार की सहमति के द्वारा 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि स्थगित करने पर हरिद्वार में पर्यटन व्यवसायियों को लेकर शहर के सभी व्यापारियों ने एक आम सभा का आयोजन किया है। उत्तराखंड पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर है और जिससे उत्तराखंड के सभी पर्यटन व्यापारियों पर सीधा और बुरा प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि रोक केवल चार धाम यात्रा पर नहीं, हमारी रोजी रोटी पर भी लग गई है। अगर सरकार ने चार धाम यात्रा शुरू नहीं की तो सभी व्यापारी संगठन मजबूर हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन करेंगे। वहीं अभिषेक ने यहां पर बताया है कि उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है, जिसके विरोध में उत्तराखंड के जगह जगह पर यहां पर व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं।
और अगली खबर लक्सर से है, जहां आपको बताते चले कि लक्सर ब्लॉक प्रमुख पर आयोजित पीएम आवास आवंटित शिविर में क्षेत्र के 54 लोगों को आवास की धनराशि के चेक आवंटित किए गए हैं। और शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने सभी लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक वितरित किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारें अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर गरीब और मजबूरों को यहां पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। पीएम आवास योजना भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत आज प्रदेश भर में गरीबों को बड़ी मदद मिली है। यहां पर बड़ी तादाद में गरीबों को यहां पर आवास आवंटित किए गए हैं। लक्सर में भी 50 लोगों को यहां और 4 लोगों को प्रदेश स्तर पर आवास के लिए धनराशि के चेक आवंटित किए गए हैं। इस मौके पर लक्सर सीडीओ मनमोहन रावत ने बताया है कि पीएम आवास योजना के लक्सर क्षेत्र के चिन्हित 54 गरीबों को शिविर में बुलाकर आवास योजना के लाभ दिया गया है। उन्होंने आगे बताया है कि लाभार्थियों को 5 किस्तों में धनराशि जारी की जाएगी। हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आज ये मकान जो आवंटित हुए थे उनके सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और हमारी सरकार गरीब जनता के लिए निरंतर अग्रसरित है और हम रात दिन सेवा में जुटे हुए हैं। जनता को 207 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये आवंटित किए हैं, जो आज उसमें से 50 निर्धन लोगों को यहाँ हमने सर्टिफिकेट दिए हैं। मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ कि वो हमारे द्वारा ये एक सुंदर अच्छा कार्य करा रही है। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और निरंतर हम लोग गरीब जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और उधर लक्सर में भारी बारिश से इस्माइलपुर ओसपुर के बीच का जो संपर्क का माध्यम है वो ध्वस्त हो गया है और इससे करीब आपको बताते चले कि 8 गांवों का आसपास से यहां पर संपर्क टूट गया है, आपस में इनका संपर्क टूट गया है। उधर लक्सर बालवाली स्टेट हाईवे पर रायसी के पास बने पुल का एक किनारा भूस्खलन से ध्वस्त हो गया है। लोनीवी ने भी यहां पर इसकी मरम्मत कर यातायात सुचारू रूप से चालू करने की बात कही है। और पिछले कई दिनों से लक्सर क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिससे कि यहां पर भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से बीती रात सुल्तानपुर क्षेत्र में इस्माइलपुर और ओसपुर के बीच बने संपर्क मार्ग का करीब 2 मीटर का हिस्सा भरभरा कर ध्वस्त हो गया है, जिससे कि सड़क यहां पर आवागमन बाधित हो गया है। सड़क टूटने के कारण इस्माइलपुर ओसपुर पंचवली और डगरपुर ओसपुर नया और पुरवावा इन सभी जगहों का जो आवागमन था, रास्तों का संपर्क था, वो टूट गया है इन गांवों में जाने का। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस्माइलपुर के राजवीर सैनी, प्रधान इसम सिंह, राजू, प्रतीक आदि का कहना है कि सड़क टूटने से गांव के काफी लोग खेत में भी नहीं जा पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूचना लोनीवी की लक्सर डिवीजन का देखकर इसकी मरम्मत की मांग की गई है। उधर बारिश के कारण लक्सर बालावाली स्टेट हाईवे पर सैदावादा व रायसी के बीच बने पुल के पूर्वी किनारे की मिट्टी अचानक भरभरा कर ध्वस्त हो गई, जिससे कि यहां का भी आवागमन रुक गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रास्ता टूट गया है। ये सुल्तानपुर से इस्माइलपुर होते हुए ओसपुर होते हुए लक्सर निकलता है रास्ता, और इस रास्ते में ये पुलिया बंद होने के कारण ये सड़क बिल्कुल टूट गई है और ये 2-3 बार टूट चुकी है और हमने 2-3 बार इसको सुधारने की कोशिश करी और ये पुलिया बंद है। इस गांव का रास्ता जो इस्माइलपुर ओसपुर का रास्ता सुल्तानपुर को जोड़ता है, ये पुलिया बंद होने के कारण ही हमारी सड़क टूटती है बार बार और ये हमें परेशानी का बहुत
सामना करना पड़ता है। पब्लिक बिल्कुल उतर उतर कर जा रही है। मोटरसाइकिल वाले बड़े परेशान हो रहे हैं बेचारे, 2-3 आदमी कुछ रात बच भी गए। और लालकुआं में नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 2 छात्राओं के अचानक अगवा होने की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने टीम के साथ मौके पर जाकर जांच करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली है। वहीं आसपास बने गरीबों को आवंटित होने वाले सरकारी आवासों की यहां पर गहनता से छानबीन की है। वहीं आपको बताते चले कि प्रत्यक्षदर्शी बच्चों से पूछताछ करते हुए तफ्तीश शुरू करते हुए आपको बताते चले कि आसपास की थाना चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार शाह ने कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। करीब 5 घंटे तक पुलिस छानबीन में जुटी रही। वहीं बच्चे के गुम होने से 5 घंटे तक पुलिस को छकाए रखा गया है, जिसके बाद देर शाम दोनों बच्चे सकुशल घर वापस आ गए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। स्कूली बच्चों के दिन में करीब 3-3:30 बजे गुम होने की सूचना प्राप्त हुई। क्योंकि 2 बच्चों के एक साथ गुम होने की सूचना काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक ने हमने मौके पर जाके मौका मुआयना किया, लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी खंगाले, सारी बातें किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। लेकिन एक संयोग था कि कोई आपराधिक घटना नहीं थी, बच्चे घूमने निकल गए थे और अब वापस आ गए, कोई चिंता की बात नहीं। खोजबीन करना पुलिस का काम है, इसमें बच्चे हैं, छकाने वाली कोई बात नहीं। और खबर रुड़की से है, जहां पर आपको बताते चले कि किशनपुर गांव निवासी 4 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, जिनकी हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों के द्वारा रुड़की के सिविल अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है, जहां पर चारों का इलाज चल रहा है। वहीं दरअसल आपको बताते चले कि किशनपुर गांव निवासी एक परिवार के 4 बच्चों ने पड़ोस की दुकान से चाय बनाने के लिए चीनी मंगवाई थी, जिसके बाद उन्होंने चाय बनाकर पी ली और चाय पीने के बाद चारों बच्चों को पेट में जलन उठने लगी और जिसके बाद उल्टी और चक्कर आने जैसी दिक्कतें होने लगी। कुछ देर बाद सभी बच्चे बदहवास होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पड़ोसियों के द्वारा सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमने चाय बनाने के लिए जैसे सुबह उठे तो बच्चे से एक चाय मंगाई, किराएदार का लड़का था वो। जैसे मैं उससे दुकान पर भेजा तो उसने पूछा कि चीनी तुम्हारी है या उनकी है ऊपर वालों की। दुकान वाले से बोला उसने कि नहीं चीनी मकान मालिक की है। तो उसने बोला ठीक है जाओ। तो सर उसने हमें चीनी ला के दी और फिर हमने उसकी चाय बनाने लगे। तो जो मामू की लड़की थी ना उसने उसमें से चीनी खा ली, डब्बे में से निकाल के, मतलब जो डब्बे में डाल रही थी पॉलीथीन से चीनी, उसने उसको खा लिया। वो बोलने लगी मेरे पेट में दर्द हो रहा और घबराहट सी महसूस हो रही, चक्कर भी आ रहे। तो उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, चले ऐसे होता है। तो फिर सर उसके बाद हमने चाय पी और कड़वा सा महसूस दिया, उसमें कड़वाहट पंची। फिर चाय बनाई सुबह में, फिर ऐसे ही महसूस हुआ। फिर हम इतनी हालत बिगड़ गई कि हमें ये नहीं पता कि हॉस्पिटल कौन लेके आए। और काशीपुर का आई हॉस्पिटल 1985 में स्थापित सीतापुर आई हॉस्पिटल आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। यह हॉस्पिटल कभी 300 से 400 ओपीडी के लिए जाना जाता था, जिसमें दूर दराज से लोग यहां पर आकर अपनी आंखों का इलाज कराया करते थे। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में 5 लोगों का स्टाफ है और जिसमें डॉक्टर AK शाश्वत और कंपाउंडर मोहम्मद साकिब, राम नरेश सिंह और कच्च सेवक सफाई कर्मी मुन्नी देवी और चौकीदार राजेश आज भी मौजूद हैं। कई बार स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी इसके कार्यकलाप के लिए बीड़ा उठाया, लेकिन उसके बाद भी इसको नहीं चलाया जा सका है। उनके अथक प्रयासों से इसके आपको बताते चले कि जीवाणुद्वार के लिए विधायक ने सरकार से 2 करोड़ रुपए की मुक्ति
करा दिए हैं, लेकिन वह पैसा अभी तक अस्पताल के पास नहीं पहुंचा है, जिस वजह से अस्पताल अभी भी जस की तस हालत में पड़ा हुआ है। आज भी यहाँ पर दर्जनों मरीज इस जर्जर हालत बिल्डिंग में आकर अपना इलाज कराते हैं और बिल्डिंग अब तक नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग जर्जर हालत में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसमें अभी भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं इलाज के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर पहुँचकर अपना इलाज कराते हैं। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल के बराबर में लाश घर है। रात को यहाँ पर बिल्डिंग तो बहुत ख़राब है, गिरने वाली है, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। अब बिल्डिंग पूरी तरह से डैमेज, मरीज़ यहाँ बहुत से आते हैं और मरीज़ भी पूछते हैं ये कब इसका क्या जीर्णोद्धार कब होगा, कैसे क्या है, कहाँ से होता है कहाँ से नहीं। तो ये तो ट्रस्ट का है, जैसा भी है आगे अधिकारी लोग को जैसा मालूम हो वैसा ये है। इसका जल्द से जल्द इसको ये कोई कार्रवाई सुनवाई कोई होनी। और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का शुभारंभ आज विकास नगर ब्लॉक सभागार में विधायक मुन्ना सिंह चौहान व ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह के द्वारा किया गया है और कई ग्राम पंचायतों के पात्र लोगों को स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। भारत सरकार की इस योजना का मेन उद्देश्य है कि कोई भी बिना आवास के ना रहे। जो भी व्यक्ति आवास विहीन है उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से चयनित कर उनका नाम प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में शामिल किया जाए और उनको सरकार के द्वारा तुरंत आवास दिया जाए। आज विकास नगर ब्लॉक सभागार में 216 आवासीय पात्रों में से 40 लाभार्थियों को आवासीय स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया गया है और विकास नगर विधायक यानी कि मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि जो भी लोग आवासीय पात्र हैं और उनका नाम अभी लिस्ट में नहीं आया है उन्हें दोबारा से ब्लॉक की एक टीम बनाकर दोबारा से सर्वे कर उनको चयनित किया जाएगा और प्रधानमंत्री आवासीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत उन्हें भी शामिल कराकर आवास प्राप्त करवाए जाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने कहा है कि ग्राम पंचायतों में जो लोग इस योजना से छूट गए हैं यानी कि अछूते रह गए हैं उन्हें दोबारा से इस योजना में शामिल किया जाएगा। खबर चमोली जिले से है जहां पर दसोली ब्लॉक के गोलिम गांव के बाजपुर में आपको बताते चले कि 2013 में भीषण आपदा के दौरान 8 से 10 परिवार बेघर हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें प्राइमरी स्कूल कैलाशपुर में अस्थायी व्यवस्था हेतु ठहराया गया था, लेकिन वर्तमान समय तक उन्हें ना तो आपदा मद से किसी तरह की मदद मिल पाई है और ना ही उन्हें स्थायी आवास मिल पाया है। और स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी व क्रांतिकारी रहे शहीद ऊधम सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया गया है। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे आइकल ओ डिवायर को यहां पर लंदन में जाकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है जहां आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में ग्राम सभा कंवलपुर और इलाहावास गांव के बीच में श्रीनगर और जंगल तक पीडब्ल्यूडी सड़क बना हुआ है, जिसमें पानी निकालने के लिए सरकारी व्यय से पुलिया बनाई गई थी। आगे जंगल के रास्ते से यहाँ पर कच्ची सड़क नाली बनाई गई है जिससे पानी यहाँ से निकल सके ताकि बरसात का जो पानी है उसे आराम से निकाला जा सके, लेकिन कुछ दबंगों ने कच्ची नाली और
पुलिया पाट दिया है, जिससे कि बरसात का जो पानी है वो नहीं निकल पा रहा है, जिसमें किसानों के फसल बर्बाद हो रही है। यानी कि जो पानी है वो किसानों की फसलों में घुस रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। तो दबंगों के चलते ये पुलिया पाट दी गई है, यानी कि बंद कर दी गई है, जिससे कि अब ये पानी किसानों की फसलों में घुस रहा है। राजगंज के बिरजबंज ब्लॉक के ग्राम सभा कवलपुर में कुछ दबंग द्वारा नाली जो पानी का बह है उसको बंद कर दिए हैं और यहाँ लगभग काफ़ी किसान यहाँ परेशान हैं, जो 2 बार रोपाई करने के बाद भी उन लोग का धान गल गया और काफ़ी परेशान हैं। लेकिन कोई अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आया और किसान काफ़ी चिंतित हैं। लोकमत न्यूज़, बृजकिशोर चौधरी, महाराजगंज। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।